नमस्कार दोस्तों। आज से हम वेद प्रकाश शर्मा का एक नया उपन्यास शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायन। आज आप सुनेंगे डायन का पहला भाग। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 3 दिसंबर की रात थी वो, इतनी ठंडी कि इंसान तो इंसान, परिंदे भी अपने घरोंदों में सुकड़े पड़े थे। आकाश पर थाल जैसा गोल चंद्रमा तारों की बारात के बीच सफर कर रहा था। चारों तरफ चांदनी छिटकी पड़ी थी, मगर उस चांदनी को भी धरा तक पहुंचने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा था, क्योंकि माहौल में घना कोहरा उड़ता फिर रहा था। उड़ता इसीलिए फिर रहा था क्योंकि ठंडी हवा के तेज झक्कड़ चल रहे थे। शाम के वक्त बारिश हुई थी, उसके कारण पारा 3 डिग्री तक गिर गया था। कब्रिस्तान में प्रेतों की मानिंद खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के तेज झक्कड़ों के कारण इतनी बुरी तरह झूल रहे थे कि उनसे लगातार बज रही सीटियों की सी आवाज किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा सकती थी। बड़ा ही भयानक माहौल था, मगर उस औरत को वो माहौल, वो सर्दी और झक्कड़ों के रूप में चल रही हवा मानो छू तक नहीं पा रही थी। उस पर किसी भी प्राकृतिक आपदा का कोई असर न था, जिसके दोनों हाथों में एक फावड़ा था और उस फावड़े से वो एक कच्ची कब्र को खोदे चली जा रही थी। जिस्म पर सिर्फ एक सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज था। दोनों कलाइयों में चूड़ियां, पैरों में पायल, लंबे काले और घने बाल इस कदर बिखरे हुए कि चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान में निरंतर उसके फावड़े के जमीन से टकराने के कारण खट खट की आवाज गूंज रही थी। साथ ही गूंज रही थी उसकी कलाइयों में मौजूद चूड़ियों की आवाज। मगर जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है, कब्रिस्तान में दूर दूर तक न उसे कोई देखने वाला था, न ही फावड़े और चूड़ियों से पैदा होने वाली आवाज को सुनने वाला। जबरदस्त मेहनत के बाद उसने 4 फुट गहरी कब्र खोद ली। तब फावड़ा एक तरफ फेंका, जमीन पर पड़ी एक टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी के झाग कब्र के अंदर डाले। वहां एक इंसानी खोपड़ी और हड्डियां नजर आ रही थीं। उन पर खून के छींटे और मिट्टी लगी हुई थी। नरमुंड के मुंह में तो कुछ ज्यादा ही खून जमा हुआ था। उस दृश्य को देखकर कोई भी डर सकता था, मगर औरत ने उन्हें देखा तो देखती ही रह गई। आंखों में ऐसे भाव थे जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रेमी को देख रही हो। कुछ देर वो खोपड़ी और हड्डियों को उसी तरह देखती रही, फिर तेजी से अपनी साड़ी जिस्म से अलग की। अब वो केवल पेटीकोट और ब्लाउज में थी। साड़ी मिट्टी पर बिछा दी उसने, खुद कब्र में उतर गई। अब वो कब्र में मौजूद हड्डियों को उठा उठाकर मिट्टी पर बिछी साड़ी पर डालने लगी। जब संतुष्ट हो गई कि सभी हड्डियां साड़ी पर डाल चुकी है, तो कब्र से बाहर आ गई। हड्डियों की पोटली बनाई और कंधे पर लाद कर कब्रिस्तान के पीछे की तरफ चल दी। फावड़ा उसने वहीं छोड़ दिया था, जबकि टॉर्च पोटली में डाल ली थी। तेज तेज कदमों से चलती हुई वो कब्रिस्तान के करीब ही बने एक पुराने किले की तरफ बढ़ी थी। कोहरे और चांदनी के कारण कभी छुपती कभी दिखती पुराने किले की टूटी फूटी इमारत इस वक्त किसी विशाल दैत्य की मानिंद बहुत ही डरावनी महसूस हो रही थी। मगर भला खौफ की क्या मजाल थी जो उसके आसपास भी फटकता। उसके पैरों में मौजूद पायलों से निकलने वाली छन छन की आवाज यदि कोई सुन लेता तो हार्ट अटैक से मर जाता। पोटली को कंधे पर डाले वो किले के अंदर दाखिल हो गई और शीघ्र ही उसके भीतरी ऐसे हॉल में पहुंची जहां चांदनी के प्रवेश के लिए कोई झरोखा नहीं था। अंधेरे के बावजूद उसकी चाल में कोई फर्क नहीं आया था। हाँ, वातावरण में एक छछूंदर की किल्ली जरूर गूंजी थी। ऐसा शायद इसीलिए हुआ था क्योंकि छछूंदर औरत के पैर के तले कुचला गया था। पोटली एक तरफ रखकर उसने जैसे ही आतिशदान पर खड़ी मोमबत्ती जलाई,
वैसे ही हॉल में उल्लू और चमगादड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। साथ ही वो अपने विशाल पंखों पर सवार होकर इधर से उधर उड़ते नजर आने लगे थे। मोमबत्ती की पीली रोशनी के कारण अब हॉल के फर्श पर इधर उधर दौड़ते छछूंदर और चूहे भी साफ नजर आ रहे थे। उस सब के अलावा मोमबत्ती की पीली रोशनी में एक ऐसा दृश्य नजर आया जिसे देखने वाले की रूह फना हो सकती है। वो एक लड़का था, हॉल के बीचों बीच उल्टा लटका लड़का। लड़के की दोनों टांगें एक दूसरे से मिली हुई थीं। टखनों के पास मोटी सी रस्सी बंधी थी। उस रस्सी का दूसरा सिरा हॉल के करीब 30 फुट ऊपर गुंबद के साथ अटैच्ड कुंदे में बंधा हुआ था। लड़के के हाथ और बाल फर्श की तरफ झूल रहे थे। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे वो गोरे रंग और भूरे बालों वाला लड़का मृत अथवा बेहोश अवस्था में हो, क्योंकि जिस्म की तो बात ही दूर, पलकों तक में कंपन नहीं थी। करीब 12 वर्षीय लड़का था वो। जिस्म पर ग्रे कलर का निक्कर, सफेद शर्ट, लाल स्वेटर, लाल टाई और पैरों में सफेद जुर्राब पर काले जूते। कपड़े बता रहे थे कि ये किसी स्कूल की ड्रेस है। लड़के के सिर के ठीक नीचे फर्श पर रंगोली जैसी चीज बनी हुई थी। वो किसी बड़ी परात जैसी गोल थी। उसके अलग अलग खानों में सिंदूर, हल्दी, आटा और सूखी कॉफी जैसी चीजें भरी थीं। कुछ देर तक औरत उस दृश्य को देखती रही। फिर सबसे पहले अपना ब्लाउज उतारा, फिर ब्रा, पेटीकोट और अंत में पैंटी। अब वो नग्न थी, परंतु लंबे लंबे बालों के कारण चेहरा अब भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, माथे पर लगी सुर्ख रंग की गोल चौड़ी बिंदी की झलक जरूर मिली और उसकी मांग भी सिंदूर से भरी हुई थी। इस वक्त वो साक्षात भूतनी लग रही थी। जिस दिशा में आतिशदान पर खड़ी मोमबत्ती जल रही थी, उसकी विपरीत वाली दीवार पर औरत की विशाल परछाई जरूरत से ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। उसने पोटली खोली। सबसे पहले इंसानी खोपड़ी उठाई। एक बार फिर कुछ देर तक उसे इस तरह देखती रही जैसे वो उसकी सबसे प्रिय वस्तु हो। फिर रंगोली के नजदीक रखा एक छोटा सा मुकुट उठाया और इस तरह खोपड़ी के मस्तक पर बांध दिया जैसे उसका राज तिलक किया हो। मुकुट पहनाने के बाद उसने खोपड़ी को इस तरह संभाल कर रंगोली के बीचों बीच रखा जैसे कांच की बनी हो और उसे उसके टूट जाने का खतरा हो। फिर वो रंगोली पर सभी हड्डियों को क्रम पूर्वक सलीके से सजाने लगी। धड़ की जगह धड़, कलाई की जगह कलाई, हाथ की जगह हाथ और टांगों की जगह टांगे। अब रंगोली पर किसी व्यक्ति का पूरा कंकाल लेटा नजर आ रहा था। उस कंकाल के पैरों के नजदीक वो आलती पालती मारकर बैठ गई। कमर बिल्कुल सीधी थी, गर्दन, छाती और सिर तना हुआ, आंखें बंद। बालों के झरोखे से अब उसके होंठ कुछ बुदबुदाते नजर आ रहे थे, जैसे किसी मंत्र का जाप कर रही हो। पता नहीं ये उसके मंत्रों के जाप का असर था या कोई और बात थी कि उल्लुओं और चमगादड़ों ने उड़ना बंद कर दिया। छछूंदर भी अब इधर उधर नहीं दौड़ रहे थे। अभी उसकी आंखें बंद ही थीं। मंत्रों का जाप चल ही रहा था कि रंगोली पर सजी हड्डियां हिलने लगीं। उनसे खड़खड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी। हॉल में ऐसी आवाजें गूंजने लगी जैसे कोई मर्द कराह रहा हो। बालों के झरोखों से खुलती आंखें नजर आईं। वो उसी पोज में झुकी, अपना मुंह खोपड़ी के नजदीक ले गई और फुसफुसाते हुए बोली, शुक्रिया मेरे महबूब, मेरे बुलाने पर अपने जिस्म में आने के लिए शुक्रिया। मेरे पास जिस्म कहाँ है मेरे सपनों की रानी? आवाज खोपड़ी से निकलती महसूस हो रही थी। होता तो तुझे अपनी बाहों में न भर लेता। वो तो तेरे बुलाने में ही इतनी श्रद्धा और शक्ति है कि मुझे अपने इस खंड खंड जिस्म में आना पड़ता है। तेरे मंत्रों में ताप ही ऐसा है कि मैं कहीं भी हूँ खिंचा चला आता हूँ। तुझे क्या पता कि मैं तेरी मोहब्बत के लिए कितना तरस रहा हूँ।
पता है मेरे महबूब, मुझे सब पता है। तभी तो इतना कठिन परिश्रम करके, इतनी कठिन तपस्याएं करके वो शक्तियां प्राप्त की हैं जिनके बल पर मैं तुम्हें इस खंडित शरीर में बुला सकती हूँ। मगर शायद तुमने कभी अपनी महबूबा की तड़प को महसूस नहीं किया। किया होता तो कभी कभी मेरे बुलाए बगैर भी अपनी हड्डियों में आ जाया करते। मैं तो कितना चाहता हूँ मेरी देवी। मानव खोपड़ी से निकलने वाली आवाज से एक तड़पते हुए प्रेमी का दर्द टपक रहा था। पर क्या तू नहीं जानती कि तेरी शक्तियों के बगैर मैं चाहकर भी नहीं आ सकता? तुम्हारी कसम अभिजीत, तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूं। विरह में सुलगती औरत की आवाज भर्रा गई थी। आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मुझे आज भी तुम्हारी बाहों का कसाव याद आता है। मुझे आज भी तुम्हारा मेरे होठों को चूमना याद आता है। मुझे आज भी तुम्हारी वो अदा याद आती है मेरे महबूब, जब तुम मेरे अंग अंग को चूमा करते थे। मैं मदहोश हो जाया करती थी। उफ उफ मेरी महबूबा। खोपड़ी से निकली तड़प चर्म सीमा तक पहुंच गई। ऐसा है तो तू अपनी शक्तियों से मुझे शरीर क्यों नहीं दे देती? वो बाहें क्यों नहीं दे देती जिनसे मैं तुझे कस सकूं? वही तो कर रही हूं मेरे सरताज। ये सारी सिद्धियां मैंने तुम्हें शरीर देने के लिए ही तो प्राप्त की हैं। तुम्हारे लिए ही तो अघोरी बनी हूं मैं। गौर से देखो अपनी हड्डियों को, इन पर गोश्त चढ़ने लगा है। आज फिर पूर्णिमा की रात है और देखो। कहने के साथ उसने रंगोली के ऊपर लटके लड़के की ओर इशारा किया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। एक और बच्चा, एक और बलि। इसका खून तुम्हारी हड्डियों पर चर्बी को बढ़ाएगा। खोपड़ी की आंखों के गड्ढे उल्टे लटके लड़के के जिस्म पर स्थिर थे। आवाज निकली, अच्छा है, सुंदर है, लजीज होगा। मुझे इसका खून चाहिए। मुझे प्यास लगी है मेरी रानी, बहुत प्यासा हूं मैं। मुझे खून पिला दे। अभी लो मेरे दिलबर, अभी लो। होश में तो ले आऊं मैं इसे, क्योंकि बेहोश बलि से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। कहने के बाद वो रंगोली के नजदीक रखी कांच की एक छोटी सी शीशी उठाने के साथ उठकर खड़ी हो गई थी। उसने जुनूनी अवस्था में शीशी का ढक्कन खोला, एक तरफ फेंका और शीशी को उल्टे लटके लड़के के नथनों से अड़ा दिया। लड़के के हलक से कराहें निकलने लगी और जल्दी ही वो पूरी तरह होश में आ गया। अब उसके मुंह से दर्द में डूबी चीखें निकल रही थीं। आंखें हैरत से फटी हुई थीं और चेहरे के जर्रे जर्रे पर खौफ के साए मंडरा रहे थे। चीखों के बीच वो अपनी आवाज को बड़ी मुश्किल से शब्द दे सका। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाई हो और इस तरह क्यों लटका रखा है? औरत बड़े ही डरावने अंदाज में खिलखिलाई और खोपड़ी के हलक से इतना भयंकर अट्टहास फूटा कि अपनी अपनी छुपी हुई जगह से निकलकर उल्लू और चमगादड़ कर्कश आवाजों के साथ पुनः छटपटाते हुए से अंदाज में उड़ने लगे। चूं चूं करते छछूंदर और चूहे इधर उधर दौड़ने लगे थे। देखते ही देखते औरत के हलक से भी अट्टहास फूटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आदमखोर भेड़िया आकाश की तरफ मुंह उठाकर कह कहे लगा रहा हो। जो औरत कुछ देर पहले खोपड़ी से बात करते वक्त विरह की आग में सुलगती प्रेयसी लग रही थी, वो इस वक्त डायन सी लगी। लड़के के रोने और चीखने की आवाजें उन आवाजों के पीछे दब कर रह गई थीं। बड़े ही भीभत्स अंदाज में चिंघाड़ती हुई औरत झुकी और अगले ही पल रंगोली के एक तरफ रखा फरसा उठाकर सीधी खड़ी हो गई। अपने आप को पोजीशन किया और एक चिंगाड़ के साथ उसका फरसे वाला हाथ बिजली की सी गति से चला। एक ही झटके में लड़के की गर्दन धड़ से अलग होकर हॉल के कोहरे में जा गिरी थी। बड़ा ही डरावना और भीभत्स दृश्य था वो।
गर्दन कट जाने के बावजूद लड़के के मुंह से चीखें निकल रही थीं। वो ठीक वैसी ही स्थिति में था जैसे छिपकली की पूंछ कट जाने के बावजूद काफी देर तक तड़पती रहती है। उल्टे लटके लड़के की गर्दन से गर्म खून का सैलाब यूं फूटा था जैसे पानी से भरे पाइप को अचानक काट दिया गया हो, और उसकी गर्दन से निकला पूरा का पूरा खून धार बनकर सीधा खोपड़ी के मुंह में गिरने लगा। इधर हॉल के कोने में पड़ा लड़के का सिर तड़पता रहा, इधर उल्टा लटका उसका धड़ फड़फड़ाता रहा और खोपड़ी उसके गर्म और गाढ़े खून की धार से सराबोर होती रही। हॉल में चटकारा लेने की ऐसी आवाजें गूंजी जैसे किसी छोटे बच्चे ने शहद चाटने के बाद जीभ बजाई हो। औरत का फरसे वाला हाथ एक बार फिर चला। इस बार लड़के की छाती फट गई थी और दूर दूर तक खून के छींटे उछल गए। वो छींटे खुद औरत के नग्न जिस्म पर भी पड़े थे, मगर वो मुंह फाड़कर चिल्लाने वाले अंदाज में इस कदर हंसी थी कि कोई इंसान देखे तो उसकी रगों में दौड़ता खून जम जाए। मगर औरत के लिए तो मानो वो सब जश्न था। उसने उछलकर अपना बायां हाथ लड़के के सीने के अंदर घुसेड़ा और उसका दिल निकाल लिया। वो अभी भी धड़क रहा था, मगर औरत खून से लिसड़े दिल को इस तरह चबा चबा कर खाने लगी। ताजे खून से सराबोर खोपड़ी ने ऐसी डकार ली जैसे तृप्त हो गई हो, और फिर उसके मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे टीन के पत्थर को पत्थर पर घिस दिया गया हो। 5 बलि हो गईं, 7 चाहिए, 2 बाकी रह गईं। औरत ने कहा, मैं वो भी चढ़ाऊंगी मेरे महबूब। अगर तुम कामयाब हो गई तो मुझे शरीर मिल जाएगा, कैद से मुक्ति मिल जाएगी मुझे, और फिर मैं जहां चाहूंगा तुमसे प्यार कर सकूंगा। वो दिन आएगा मेरे सरताज, औरत ने वहशियाना अंदाज में कहा। मैं कब से तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही हूं। और मैं भी, खोपड़ी ने कहा। बस 2, कहते वक्त औरत ने हॉल के गुंबद की तरफ देखा था। 2 पूर्णिमाएं और, हर पूर्णिमा को 1 बलि, उसके बाद हमारा मिलन होगा। चाहो तो अगली पूर्णिमा को ही हमारा मिलन हो सकता है। वो कैसे मेरे महबूब? एक लड़की है जो पूर्णिमा को ही पैदा हुई थी, इसीलिए यदि पूर्णिमा को उसकी बलि दी जाए तो 2 बलियों के बराबर होगी। औरत ने आंखें तरेर कर पूछा, कौन है वो? रिम्पी। नहीं! 22 वर्षीय अंगद के मुंह से निकली चीख ने सारे मकान को झकझोर कर रख दिया था, और इस चीख के साथ ही वो बिस्तर पर उठ बैठा था। चेहरा ही नहीं, संपूर्ण जिस्म पसीने से इस कदर लथपथ था कि सारे कपड़े गीले हो गए थे। चेहरा खौफ का गोला बना हुआ था, आंखों में वहशत। सांसें इस कदर तेज चल रही थी जैसे मीलों दौड़ने के बाद अपने बिस्तर पर पहुंचा हो। बौखलाई हुई सी अवस्था में वो डरी हुई आंखों से चारों तरफ देखने लगा। नीले रंग के नाइट बल्ब के प्रकाश में वो उन दीवारों के अलावा किसी को न देख सका जिन पर जगह जगह उसके अपने फोटो लगे हुए थे, लेकिन उन्हें देखकर किसी को भी भ्रम हो सकता था कि ये वो प्रसिद्ध अभिनेता इमरान हाशमी के फोटो हैं। उसकी शक्ल हूबहू इमरान हाशमी से मिलती थी, इसीलिए उसे फिल्मों में इमरान के डुप्लीकेट का रोल भी मिल जाया करता था। हालांकि वो लगभग हर फोटो में मुस्कुरा रहा था, मगर इस वक्त अपने ही फोटो से खुद को घूरते से लगे। अभी वो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर ही रहा था कि एक बार फिर बुरी तरह चौंका। इस बार उसके चौंकने का कारण भड़ाक की जोरदार आवाज के साथ खुलने वाला कमरे का दरवाजा था। क्या हुआ? क्या हुआ अंगद? उससे भी ज्यादा डरा हुआ अधेड़ आयु का मोहित बनर्जी दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त उसके जिस्म पर केवल एक पैजामा और बनियान था। उसके पीछे अधेड़ आयु की गंगोत्री भी बदहवास हालत में दौड़ती हुई आई थी। वो दोनों अंगद के माँ बाप थे। वो सीधे अंगद के बेड की तरफ झपटे थे। पिताजी। अंगद के मुंह से बस यही शब्द निकल सका। गंगोत्री इस तरह अंगद को अपनी भुजाओं में भरकर सीने में भींच लिया
जैसे वो छोटा सा बच्चा हो। मुझे लगता है तूने फिर वही सपना देखा, गंगोत्री बोली। हाँ, पानी। अंगद ने खुद को संभालने की कोशिश की। मोहित बनर्जी ने तेजी से बेड की दराज पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसे दे दिया। अंगद ने एक बार ग्लास होठों से लगाया तो तभी हटाया जब खाली हो गया। मोहित बनर्जी ने ग्लास उसके हाथ में से ले लिया। अंगद अपने दिमाग को डरावने सपने की गिरफ्त से निकालने का प्रयत्न करता बोला, उसने 5वीं बलि दे दी। ये कैसा सपना है जो तुझे बार बार चमकता है? गंगोत्री ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे उसका वश चले तो अंगद को नजर आने वाले सपने का खून पी जाए। और हैरत की बात है, मोहित बोला, उसे देखने के बाद तू इस कदर डर जाता है जैसे 5-6 साल का छोटा बच्चा हो। पता नहीं वो ऐसा कैसे करती है। अंगद अभी भी सपने में ही खोया हुआ था। अभिजीत की आत्मा को वो उसकी हड्डियों में बुला लेती है और फिर उसे किसी बच्चे के खून से नहलाती है। क्या इस बार तो उसका चेहरा देख सका? मोहित ने पूछा। नहीं, अंगद ने इनकार में गर्दन हिलाई। इस बार भी नहीं। लंबे बाल उसके चेहरे पर पड़े रहते हैं। सपने तो सबको चमकते हैं, पर मैंने तो ऐसे किसी नास पीटे सपने के बारे में कभी नहीं सुना कि वो किसी को बार बार चमकता हो। रोष में भरी अंगद की मां कहती चली गई, ये सपना बार बार मेरे ही बेटे को क्यों चमकता है? समझ में नहीं आ रहा गंगोत्री। मैं खुद कई डॉक्टरों से मिल चुका हूं, मोहित बनर्जी ने कहा। उनसे वही सवाल किया जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है, मगर कोई संतुष्टिजनक जवाब न दे सका। सबका यही कहना है कि हमने तो पहले कभी ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसके तहत एक ही आदमी को एक ही सपना बार बार चमकता हो। आप तेवतिया अंकल से क्यों नहीं मिलते? इस बार उन्हीं से मिलूंगा। देखा जाए तो ये एक ही सपना नहीं है पिताजी, अंगद बोला। इन्हें एक ही सपने की श्रृंखला कहा जा सकता है। वो हर बार कब्र से अभिजीत की हड्डियां निकालकर टूटे हुए पुराने किले में ले जाती है और उसे एक बच्चे की बलि देती है, पर वो बच्चा हर बार बदला हुआ होता है। 3 बच्चों की बलि मैं पहले देख चुका हूं, चौथी आज देखी, जबकि उसकी बातों के मुताबिक आज उसने 5वीं बलि दी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहली बलि नहीं देख सका और ऐसा लगा जैसे वो अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा हो। मोहित बनर्जी ने कहा, क्या सोचने लगा बेटा? मुझे लगता है मैं उस बच्चे को पहचानता हूं। किस बच्चे को? जिसकी बलि आज रात दी गई। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल बेटा, किसी अनहोनी की आशंका से डरा मोहित बनर्जी कहता चला गया। मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं, सपने कभी सच नहीं होते। तू जो ये मान बैठा है कि जैसा तूने देखा वैसा कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा, ये गलत है। सपनों में हमें सिर्फ अपनी कल्पनाएं दिखती हैं, वास्तव में वैसा कहीं नहीं होता। और मैं तो कहती हूं कि वो कोई हाड़ मांस की बनी औरत नहीं हो सकती जो कब्र खोदकर हड्डियां निकालती और फिर उन्हें किसी बच्चे की बलि देती नजर आती। जरूर वो कोई चुड़ैल या डायन होगी या कोई भूतनी, गंगोत्री ने कहा। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उस बच्चे को कहीं देखा है, और ऐसा भी जैसे मुझे बस याद आने वाला हो कि मैंने उसे कहाँ। और इतना कहते ही अंगद इस तरह रुका जैसे दिमाग में चिंगारी चटकी हो। फिर अचानक उसने चुटकी बजाई। याद आ गया, याद आ गया बाबा। अंगद बेड से उछलकर खड़ा हो गया था। मुझे याद आ गया कि वो बच्चा कौन है। कौन है? मोहित बनर्जी ने पूछा। मुझे उसका असली नाम नहीं मालूम। मतलब? वो एक थी डायन फिल्म है ना, उसमें एक छोटा सा रोल कर रहा है। मैंने सेट पर उसे कई बार देखा है। वो तो बहुत ही प्यारा लड़का है, मगर कुछ कहता कहता अंगद खुद ही रुक गया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे। क्या हुआ? मोहित बनर्जी ने पूछा। भगवान न करे उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। अंगद ने शून्य में आंखें स्थिर किए रहा। उसका चेहरा मुरझाता चला गया था। सुबह के 10 बजते ही अंगद फिल्म सिटी पहुंच गया। टैक्सी कैंटीन के पास रुकवाई
क्योंकि उसे हॉल नंबर 5 में जाना था और हॉल नंबर 5 वहां से करीब ही था। उसे मालूम था कि एक थी डायन की शूटिंग वहीं चल रही है। हॉल नंबर 5 के करीब भीड़ लगी हुई थी। वो भीड़ शूटिंग देखने और आर्टिस्टों से मिलने की ख्वाहिशमंद थी। अलग अलग शहरों से लोग अपने परिवारों के साथ आए हुए थे। हॉल के बंद गेट पर सिक्योरिटी के लोग तैनात थे। वो लोगों को अंदर जाने से रोक रहे थे। जाहिर है कि अगर वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद न होते तो भीड़ हॉल के अंदर दाखिल हो जाती और फिर यूनिट के लिए शूटिंग करना मुश्किल हो जाता। भीड़ के बीच से गुजरता अंगद हॉल के गेट की तरफ बढ़ा। तभी एक छोटी सी बच्ची ने उसे देख लिया और खुश होकर जोर से चीखी, अरे इमरान हाशमी, इमरान हाशमी। उसकी चीख सुनकर न केवल उस बच्ची के पेरेंट्स ने बल्कि वहां मौजूद सारी भीड़ ने अंगद की तरफ देखा और उसके बाद तो भीड़ मानो अंगद पर टूट पड़ी। कोई उसे छूकर देख रहा था, कोई उसके ऑटोग्राफ मांग रहा था, जबकि अंगद बार बार ये शब्द दोहरा रहा था, मैं इमरान हाशमी नहीं, उसका डुप्लीकेट हूं। मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। वो बच्ची और उसके पेरेंट्स बेचारे भीड़ में बहुत पीछे रह गए थे। अंगद के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि अक्सर हो जाता था। इससे बचने का उसने एक उपाय भी निकाल रखा था, मगर इस वक्त वो उस उपाय को इस्तेमाल किए बगैर ही यहाँ आ गया था। बड़ी मुश्किल से खुद को भीड़ से छुड़ाया और लोगों को ये समझाने में कामयाब हुआ कि वो इमरान नहीं है। हकीकत जानने के बाद लोग मायूस हो गए। अंगद तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। उसने पीछे से उभरने वाली कई आवाजें सुनी। इमरान हाशमी से हूबहू मिलता है। हाँ यार, मैं तो समझा वही है। मुझे तो अब भी वही लग रहा है। सिक्योरिटी अफसर अंगद को पहचानता था, इसीलिए थोड़ा सा गेट खोलता हुआ बोला, आइए साहब। अंगद ने हॉल में कदम रखा। वहां मैजिक शो का सेट लगा हुआ था। एक तरफ स्टेज था। स्टेज के सामने पूरे हॉल में बहुत सारे सोफे और कुर्सियां लगी हुई थीं। उन पर सैकड़ों लोग बैठे थे। वो सभी शूटिंग का हिस्सा थे। हॉल की छत के नजदीक बल्लियों का जाल सा बिछा हुआ था। उन पर जगह जगह न केवल लाइटें लगी हुई थीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने वाले अनेक लोग भी चढ़े हुए थे। रंग बिरंगी उन सभी लाइटों का फोकस इस वक्त स्टेज की ओर था और स्टेज पर इमरान हाशमी नजर आ रहा था। इमरान के सामने उसका मेकअप मैन आईना लिए खड़ा था और इमरान उसमें देखकर अपने बाल संवार रहा था। स्टेज पर शर्लिना सैम्बेल भी मौजूद थी। उसके हाथ में एक कागज था और वो बड़ी एकाग्रता के साथ अपने डायलॉग याद करती स्टेज पर इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। पीछे की तरफ एक पुरानी लिफ्ट का ढांचा नजर आ रहा था। उसके ठीक सामने स्टेज की दाईं तरफ एक ऊंची स्टैंड पर बहुत सारे चाकू रखे थे। फिल्म के डायरेक्टर कन्नन अय्यर ने अभी अभी ऊंची आवाज में कहा था, महेंद्र, डिम लाइटें चाहिए ताकि मैजिक शो का इफेक्ट आ सके। महेंद्र के निर्देशन में लाइटें कन्नन के मुताबिक सेट की जाने लगीं। दर्शक दीर्घा से गुजरता अंगद स्टेज की तरफ बढ़ा और शीघ्र ही स्टेज के नजदीक उस खाली स्थान में पहुंच गया जहां स्टैंड पर बहुत सारे कैमरे और लाइट्स लगी हुई थीं। एक थी डायन का कैमरामैन सौरभ गोस्वामी भी वहीं खड़ा था। फर्श पर तारों का जाल सा बिछा हुआ था। कुछ कैमरे स्टेज की तरफ देख रहे थे, कुछ हॉल में बैठे दर्शकों की तरफ। पतले दुबले कन्नन अय्यर इस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों से ज्यादा व्यस्त थे। वो जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे, पैरों में पीटी शू, सिर पर छज्जे वाली कैप। वो कभी सौरभ गोस्वामी को कुछ समझा रहे थे और कभी महेंद्र को, कभी अपने असिस्टेंट प्रोसित रॉय को कोई निर्देश देते तो कभी ताहा अनवर को। अंगद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। न वो लड़का कहीं नजर आया, न ही एकता कपूर और विशाल भारद्वाज जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। लड़के के बारे में अब केवल कन्नन ही कुछ बता सकते थे और वो इतने ज्यादा व्यस्त थे कि अंगद ने उनके नजदीक जाना मुनासिब न समझा। खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होने के कारण वो जानता है कि इस वक्त कन्नन से कोई भी बात की गई तो उनकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, और एकाग्रता भंग होने का मतलब था उनके अब तक किए कराए पर पानी फेरना। उस अवस्था में वो भड़क भी सकते थे। अतः अंगद खामोशी के साथ एक कैमरे के पीछे अंधेरे में खड़ा होकर वहां चल रही कार्रवाई को देखने लगा। शॉट की सभी तैयारियां करने के बाद कन्नन ने इमरान से पूछा, आर यू रेडी इमरान?
रेडी। कहने के साथ इमरान हाशमी ने अपने दोनों हाथों से ऊंचे स्टैंड पर रखे चाकुओं में से 2 चाकू उठा लिए थे। न सिर्फ उठा लिए, बल्कि उन्हें इस तरह तेजी के साथ घुमाने लगा था कि हवा में चाकुओं का पूरा कवच सा बना नजर आने लगा। वो उस सीन की रिहर्सल कर रहा था जो शूट होने वाला था। कन्नन ने ऊंची आवाज में पूछा, और तुम शर्लिना? आई एम रेडी सर। कहने के साथ वो लिफ्ट के ढांचे के करीब वहां खड़ी हो गई थी, जिसके पीछे लकड़ी का फट्टा लगा था। वो फट्टा लिफ्ट की जाली के उस पार था। इमरान, कन्नन ने कहा, पहले भी कह चुका हूं, मुझे इतना लंबा शॉट एक ही कंटिन्यूटी में चाहिए, भले ही चाहे जितने रीटेक करने पड़े। बीच में तोड़ने पर वो बात नहीं आएगी। डोंट वरी कन्नन भाई, इमरान बोला, कोशिश करूंगा कोई रीटेक ना हो। वेरी गुड। और तुम सुनो, कन्नन ने सौरभ गोस्वामी की तरफ घूमते हुए कहा, 2 कैमरे स्टेज की तरफ ऑन करके रखवा और 2 ऑडियंस की तरफ। मुझे दोनों तरफ का रिजल्ट चाहिए, जैसा दूसरे डायरेक्टर्स करते हैं। मैं ऑडियंस के रिएक्शन अलग से नहीं लूंगा। सौरभ ने मुस्तैद अंदाज में गर्दन हिलाई। तुम भी तैयार हो ना बेटी? कन्नन ने केवल 6 साल की उस लड़की से पूछा, जो कैमरे से लगभग सटी हुई खड़ी थी, जो ठीक उसके फेस की ऊंचाई पर था। लड़की ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। कन्नन ने फिर पूछा, तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना कि कब अपना पूरा फेस कैमरे के ठीक सामने की तरफ लाना है और जोर से तैयार हूं चीखना है? याद है, लड़की ने कहा। और फिर फौरन ही फेस कैमरे से हटा लेना है। ये भी याद है। और तुम? कन्नन ने ऑडियंस की तरफ देखकर कहा। सबने एक साथ हाथ उठाकर कहा, तैयार हैं। सबको फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन रखने हैं जैसे मैजिक शो को देखकर हैरान रहे हो। और कब ताली बजानी है याद है ना? आवाजें आई, याद है, याद है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं लड़की। कन्नन ने ऑडियंस के बीच उस स्थान पर बैठी लड़की से पूछा जहां अंधेरा था, तुम्हें याद है ना कि कब क्या बोलना है? तैयार हूं। कहने के साथ लड़की अपनी सामने वाली कुर्सी की पुश्त के पीछे छुप गई। वेरी गुड। कन्नन खुश हो गए। साथ ही एक बार फिर सौरभ से बोले, मुझे सिर्फ उसकी आवाज चाहिए, कैमरे में नहीं आनी चाहिए। वो कैमरे का मुंह उधर है ही नहीं। ओके, सब तैयार है। 3 बार रिहर्सल हो चुकी है। उम्मीद है कि कोई गलती नहीं करेगा। समझो कि ये फाइनल टेक है। सबकी खामोश सहमति मिली। इमरान ने दोनों चाकू वापस स्टैंड पर दूसरे चाकुओं के बीच रख दिए थे। शर्लिन लकड़ी के फट्टे से पीठ टिकाकर सीधी खड़ी हो गई थी। इमरान की आंखें उसी पर जमी थीं। साइलेंस! कन्नन की एक असिस्टेंट ताहा अनवर ने जोर से कहा। हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो बम के धमाके जैसी आवाज हो। प्रोसित रॉय बोला, लाइट। कन्नन को जो लाइटें चाहिए थीं वो ऑन हुई, बाकी ऑफ हो गई थी। प्रोसित रॉय ने पुनः कहा, कैमरा। कैमरे ऑन हो गए। प्रोसित रॉय ने फिर कहा, साउंड। साउंड रिकॉर्डिस्ट ने अपने यंत्र ऑन कर दिए। स्टेज पर क्लैप लिए एक लड़का नजर आया। क्लैप पर 1 थी डायन, 12/6/12, सीन 2 और टेक 1 लिखा हुआ था। लड़के ने क्लैप मैन कैमरे के सामने किया। वो सब बोला जो क्लैप पर लिखा था और जोर से क्लैप देकर पीछे हट गया। दृश्य शूट होना शुरू हुआ। फिल्म में जादूगर बोबो यानी इमरान हाशमी की असिस्टेंट का रोल करने वाली लड़की स्टेज पर आई। उसने इमरान की आंखों पर काली पट्टी बांधी और खामोशी के साथ चली गई। पट्टी बंधने के बाद इमरान ने स्टैंड से 2 चाकू उठाए, एक बाएं हाथ से, दूसरा दाएं हाथ से। दोनों से तेजी के साथ करतब करता हुआ बोला, जमूरे, होश है, होशियार है। होशियार हूं, लिफ्ट के जाल से सटी शर्लिना ने कहा। इमरान बोला, आर है कि पार है? पार है। जान देने को तैयार है? ऑडियंस के बीच अंधेरे में बैठी लड़की ने जोर से कहा, तैयार हूं, और अगली कुर्सी की पुश्त के पीछे छुप गई। इमरान ने आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद आवाज की दिशा में देखा, ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे कोई नजर न आया हो। थोड़े आश्चर्य के एक्सप्रेशन भी मिक्स थे, जबकि हॉल में मौजूद ऑडियंस ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। सब स्टेज की तरफ देख रहे थे, जैसे लड़की की आवाज इमरान के अलावा किसी ने न सुनी हो। इमरान ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए
जैसे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हो, मगर फिर हाथ में मौजूद चाकुओं के करतब दिखाने लगा और फिर तेज आवाज में बोला, जमूरे, जान देने को तैयार है? 6 साल की लड़की तेजी के साथ अपना फेस कैमरे के मुंह पर ले गई और जोर से तैयार हूं कहकर साइड में हट गई। इमरान के चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे, मगर चाकुओं का करतब चालू रखा। अब इमरान के चेहरे पर पसीने नजर आने लगे थे। वो हांफने लगा था, लेकिन ऐसा भी नजर आ रहा था कि वो अपनी एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी, फिर अचानक घूमा और शर्लिना की तरफ चाकू फेंका। चाकू शर्लिना की गर्दन से कुछ मिलीमीटर दूर लकड़ी में धंसा। अब उसने एक के बाद एक चाकू फेंकने शुरू कर दिए। चाकू शर्लिना को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर उसके जिस्म के दोनों तरफ लकड़ी में घुसते रहे। इधर ऑडियंस ने अपना रोल प्ले किया, यानी जोर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी। ऑडियंस भले ही न जान सकी, लेकिन सेकंड लास्ट चाकू शर्लिना के कान को जख्मी करने के बाद लकड़ी में धंसा था। शर्लिना ने जाहिर नहीं किया कि ऐसा हुआ है। वो बहादुरी के साथ खुद को संभाले रही। असल में वो सब भी फिल्म के सीन का हिस्सा था। गुड, वेरी गुड, मार्वलस शॉट इमरान। खुशी में डूबे कन्नन के इन शब्दों के साथ कैमरे ऑफ हो गए और सभी लाइटें ऑन हो गईं। वो कहे चले जा रहा था, मार्वलस शॉट, मेरा दावा है इमरान, आज से पहले फर्स्ट टेक में इतना लंबा और एक्यूरेट शॉट किसी ने नहीं दिया होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। इस बार ऑडियंस ने जो ताली बजाई वो शूटिंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इमरान की तारीफ में बजी थी। इसमें शक नहीं कि उसने इतनी लंबी तारीफ के लायक शॉट दिया था कि कैमरे के पीछे खड़ा अंगद भी ये भूलकर ताली बजा उठा कि वो यहाँ किस काम से आया है। सिर झुका झुका कर सबका शुक्रिया अदा करने के बाद इमरान मेकअप रूम की तरफ चला गया। शर्लिना ने भी वैसा ही किया। अंगद समझता था कि ये टाइम थोड़ा रिलीफ का है। अगले कुछ ही मिनटों में कन्नन अगले शॉट की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे। ये सोचकर वो उनकी तरफ बढ़ना ही चाहता था कि लपकते हुए कन्नन खुद उसके नजदीक आते हुए बोले, तुम आज क्यों आए हो अंगद? आज तो तुम्हारा कोई काम नहीं है ना? ओह, आपने मुझे देख लिया सर। तभी जब तुम हॉल में आए थे, मगर उस वक्त मैं जरा बिजी था। अंगद ने फिल्म में छोटा सा रोल कर रहे उस लड़के के बारे में पूछा। उसका काम तो खत्म हो चुका, उसके सभी सीन शूट कर चुका हूं, पर तुम उसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही सर। क्या मैं उसका नाम जान सकता हूं? अंकुर। कहाँ रहता है? वो मुंबई के फेमस बिजनेसमैन मिस्टर धनपत का बेटा है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। एकता जी एक बार चीफ गेस्ट बनकर उसके स्कूल में गई थी और उसे कोई प्ले करते देखा था। तुम तो जानते ही हो, एकता जी न केवल टैलेंट को पहचानती हैं, बल्कि उनकी बहुत कद्र भी करती हैं। उन्होंने धनपत से बात की। धनपत तैयार नहीं थे, लेकिन जब एकता जी ने विश्वास दिलाया कि शूटिंग की वजह से अंकुर की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो इनकार न कर सके। मगर क्या परफॉर्मेंस दिया उस लड़के ने! कई बार तुमने भी तो उसे कैमरे के सामने एक्टिंग करते देखा है। उसकी वजह से कभी कोई रीटेक नहीं हुआ। मुझे उसका एड्रेस चाहिए सर। क्यों? ऐसे ही कोई काम है। एड्रेस मुकुल शर्मा के पास होगा, उससे ले लो। कहने के बाद वो अपने चीफ असिस्टेंट प्रोसित रॉय की तरफ बढ़ गए और उसके करीब पहुंचकर अगले सीन के बारे में डिस्कस करने लगे। अंगद की नजरें सेट पर मुकुल शर्मा को ढूंढने लगी थीं। वो मुकुल शर्मा जो एक थी डायन का राइटर भी था। वो उसे स्टेज के दाईं तरफ एक कुर्सी पर बैठा नजर आया। अंगद उसकी तरफ बढ़ गया। आपको कब पता लगा कि अंकुर किडनैप हो गया है? कल शाम को। धनपत थोड़ा हकला गया था। हालांकि किडनैप तो वो कल दोपहर स्कूल से वापस लौटते वक्त ही हो गया था, पर किडनैप हुआ है, इस बात का यकीन मुझे शाम तक हुआ। इस पेचदार बात का मतलब? कहते वक्त इंस्पेक्टर काले खान ने दाएं हाथ को मुट्ठी की शक्ल दे रखी थी और उस मुट्ठी की तर्जनी और बीच वाली उंगली के बीच एक सुलगी हुई सिगरेट का निचला सिरा था। वो मुट्ठी को अपने मुंह तक ले गया और सिगरेट में इतना जोरदार सुट्टा लगाया कि उसके ऊपरी सिरे पर सुलग रही अग्नि किसी बहुत बड़े जुगनू की मानिंद चमक उठी। उसके बाद मुट्ठी को मुंह से हटाते हुए उसने उसी हाथ के अंगूठे और तर्जनी से इतनी जोरदार चुटकी बजाई
कि सुट्टे से बनी राख सारी ड्राइंग रूम के संगे मरमरी फर्श पर जा गिरी। धनपत ने राख पर एक नजर डालने के साथ कहा, ड्राइवर ने बताया कि जब वो अंकुर को स्कूल से ला रहा था तो रास्ते में शालू मिली। उसे देखकर अंकुर खुश हो गया। शालू ने ड्राइवर से कहा, तुम घर जाओ, हम मौज मस्ती करके आते हैं। तो अंकुर भी फौरन न केवल तैयार हो गया बल्कि खुश हो गया और ड्राइवर अंकुर को उसे सौंप कर वापस आ गया। हाँ, इसका मतलब ड्राइवर शालू को न सिर्फ जानता था बल्कि ये भी मानता था कि अंकुर को उसके पास छोड़ा जा सकता है। तभी तो वो अंकुर को उसके पास छोड़कर वापस आ गया। उसके बाद शाम तक तो मैं यही सोचता रहा कि शालू उसे लेकर कहीं पिकनिक पर निकल गई होगी, लेकिन जब बार बार की कोशिश के बावजूद उसके मोबाइल पर कांटेक्ट नहीं हो पाया और न ही उन दोनों में से कोई वापस आया तो मेरा माथा ठनका। शालू किस वस्तु का नाम हुआ? मेरी सेक्रेटरी है। धनपत सेक्रेटरी कहते वक्त कुछ ज्यादा नहीं अटका था, मगर उसकी जुबान ने थोड़ी अंगड़ाई जरूर ली थी और वो अंगड़ाई घाट घाट का पानी पी चुके इंस्पेक्टर काले खां के चौड़े मस्तक पर किसी शूल की मानिंद जा चुभी। परिणाम स्वरूप काले खां ने अपनी काली और अनुभवी आंखों से बहुत ही गौर से धनपत को देखा और जब धनपत उसके यूं देखने पर थोड़ा सकपकाया तो उस सकपकाहट को कैच कर चुके इंस्पेक्टर काले खां की मोटी मोटी भौं में से एक दाईं वाली भौं थोड़ी ऊपर उठ गई। ज्यादा सिगरेट पीने के कारण काले पड़ चुके होठों पर ऐसी मुस्कान उभरी थी जिसे काफी कुछ समझ में आ गया हो। चुटकी बजाते हुए बड़े ही लच्छेदार लहजे में कहा था उसने, इन सेक्रेटरी महोदया का आपके बेटे से क्या ताल्लुक हुआ? वो शालू से हिल गया था। शालू भी तो उससे खेलती रहती थी। बच्चों का क्या है, जिसने प्यार दिखाया उसी के हो लिए। पर सेक्रेटरी तो ऑफिस में होती है और अंकुर घर में या स्कूल में रहता होगा। फिर उसने अंकुर को अपना प्यार कब दिखा दिया? कभी कभी वो यहां भी आ जाया करती थी। यहां यानी आपके बंगले पर? जी। क्यों? मतलब सवाल आपको नहीं मुझे करने हैं, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूं और आप वो हैं दुर्भाग्य से जिसका लखते जिगर किडनैप हो गया है। चुटकी बजाने के साथ काले खां एक ही सांस में कहता चला गया, आपका फायदा सवाल करने में नहीं बल्कि मेरे सवालों के जवाब देते चले जाने में है, क्योंकि मुझे उन्हीं से भनक लगेगी कि आपके कलेजे के टुकड़े को किसने किडनैप किया है। मेरा मतलब ये था कि भला ये क्या सवाल हुआ कि शालू बंगले पर क्यों आया करती थी? सरासर सवाल हुआ जनाब। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, गूगल पर भी यही लिखा मिलेगा कि काले खां के इस सवाल का बड़ा गहरा मतलब है। एक बार फिर उसने अपनी मुट्ठी में दबी सिगरेट की राख झाड़ने वाले अंदाज में चुटकी बजाई। सिगरेट के ऊपरी सिरे पर राख हो या न हो, मगर उसे चुटकी बजाने की आदत थी। बड़े प्यार से कहा था, खैर इंटरनेट खोलकर देखने में तो शायद आपको टाइम लग जाए, इसीलिए मैं ही बता देता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भले ही कभी कभी ही सही, सेक्रेटरी यहां यानी आपके बंगले पर क्यों आया करती थी? सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी। मैं सेक्रेटरी को सेक्रेटरी ही कहता हूं, क्योंकि जिसकी वो सेक्रेटरी होती है उसकी बहुत सी सीक्रेट बातों को जान जाती है। धनपत थोड़ा बौखला गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्सपीरियंस तो मेरा यही कहता है। मेरे ख्याल से तुम ऐसे कुछ ज्यादा सवाल पूछ रहे हो मिस्टर काले खां, जिनका अंकुर के किडनैप से कोई संबंध नहीं है। गलत, बिल्कुल ही गलत ख्याल है आपका। कम से कम अभी तक मैंने ऐसा एक भी सवाल नहीं किया है, मगर आप हैं कि मुझे घुमाए ही चले जा रहे हैं। कई बार की दरख्वास्त के बावजूद अभी तक आपने मेरे सीधे साधे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जिस सेक्रेटरी का ताल्लुक सिर्फ आपके ऑफिस से होना चाहिए था, वो कभी कभी यहाँ क्यों आ जाया करती थी? एक बार मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था। अंदाज से जाहिर था कि उसे ये शब्द कहने पड़े। काले खां का तीखा सवाल, क्यों? होता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि मालिक की तबीयत खराब होती है या उसका मूड ऑफिस जाने का नहीं होता, मगर ऑफिस के कुछ जरूरी काम होते हैं जिनके बारे में सेक्रेटरी को ब्रीफ करने के लिए उसे घर पर भी बुलाना पड़ता है।
वो किसी दिन आपकी तबीयत नाशाद थी, इसीलिए आपने उसे बंगले पर बुला लिया था। हाँ, और एक ही बार में उसने अंकुर पर इतना प्यार उड़ेल दिया कि वो उससे हिल गया। ओफो इंस्पेक्टर, एक बार में नहीं हुआ वैसा। काले खां के सवालों से धनपत को झल्लाने पर मजबूर कर दिया। एक बार वो यहां आई और मेरी मिसेज से मिली तो वो आपस में घुल मिल गई। उसके बाद वो अक्सर आने लगी। आपकी मिसेज से मिलने? उसने फिर चुटकी बजाई। हाँ, आपसे मिलने नहीं। सामने होता तो मैं भी मिल ही लेता था। क्या मैं इस बारे में आपकी मिसेज से बात कर सकता हूँ? मिसेज से? क्यों? काले खां ने जरा भी झूठ नहीं बोला। कहा, मुझे उनसे ये पुष्टि करनी है कि सेक्रेटरी यहां उनसे मिलने आती थी या आपसे। ये क्या बात हुई? फिर सवाल? पर ये क्या बात हुई? शालू मुझसे मिलने आती हो या सरिता से, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब इतना है कि वो यहां आती थी, इसीलिए अंकुर उससे घुल मिल गया था। ये बात ड्राइवर को भी मालूम थी, तभी तो वो अंकुर को उसके पास छोड़ आया। सरिता आपकी मिसेज का नाम हुआ? हाँ, बुलाइए उन्हें। कमाल की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर। वो बेचारी भला क्या बताएगी? उसका तो वैसे ही रोते रोते बुरा हाल है। वो बताएंगी। अगर उन्हें अपना अंकुर चाहिए तो वो मेरे सवालों का जवाब दे देंगी। आप? अजीब बात। मेरे ख्याल से आप नहीं बुलाएंगे, मुझे ही अपने दरोगा को भेजकर उन्हें बुलाना पड़ेगा। काले खां ने धनपत की बात काटकर कहा और फिर उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर बगल में खड़े दरोगा की तरफ घूमकर बोला, राजपाल, इनकी पत्नी को यहां ले आ। उनसे कहना इंस्पेक्टर साहब को यह शक है कि अंकुर को शालू ने किडनैप किया है। इस संबंध में मैं उनसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से वो दौड़ी चली आएंगी। राजपाल तिड़ी हो लिया। धनपत काले खां की तरफ देखता रह गया। चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर जो कुछ कहना चाहता हो उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे हों। काले खां ने एक बार फिर सिगरेट वाली मुट्ठी को अपने मुंह तक ले गया और पहले जैसा जोरदार सुट्टा मारने के बाद मुंह से हाथ हटाते हुए चुटकी बजाई। फिर बोला, एस्ट्रे है? क्या? तंद्रा भंग हो जाने के कारण धनपत चौंका। एस्ट्रे, जिसमें सिगरेट का टोटा डाला जाता है। मैं सिगरेट नहीं पीता। मतलब नहीं है तो क्या मैं इसे फर्श पर डाल सकता हूं? धनपत ने इशारे से स्वीकृति दे दी। काले खां ने मुट्ठी ऊपर उठाकर एक सिगरेट नजर पर डाली, एक और सुट्टा लगाया, चुटकी बजाई और उसी को देखता हुआ बोला, मन तो नहीं कर रहा है इसे शहीद करने को, क्योंकि अभी आधी बाकी है, मगर लेडीज के सामने सुट्टा लगाना बदतमीजी की श्रेणी में आता है, इसीलिए। कहने के बाद उसने आधी सिगरेट फर्श पर डाली और अपने चमकदार लाल जूते की नोक से कुचल दी। बहुत कुछ कहने की इच्छाएं दिल में लिए धनपत काले खां की तरफ देखता रह गया था। उस काले खां की तरफ जो अपने नाम के अनुरूप उल्टे तवे की तरह काले रंग का था। उस काले खां की तरफ जिसकी उम्र 30 और 35 के लपेटे में थी। उस काले खां की तरफ जो करीब 6 फुट का था। उस काले खां की तरफ जिसका गठा हुआ जिस्म बता रहा था कि वो नियमित जिम जाता है। उस काले खां की तरफ जिसके चौड़े चेहरे पर नुकीली नाक, गिद्ध जैसी आंखें, मोटी भवें और मोटे मोटे होंठ थे। और उस काले खां की तरफ जिसके गाल जरूरत से ज्यादा ही फूले हुए लग रहे थे। ऊपर वाला ही जाने कि काले खां की गिद्ध जैसी आंखों से कुछ छुपता भी था या नहीं, क्योंकि उसने लगातार अपनी तरफ देख रहे धनपत से पूछा, कुछ कहना चाहते हो? तुमने कहा कि तुम्हें शालू पर शक है। गलत कह दिया क्या? किस बेस पर कहा ऐसा? आपको नहीं लगता? लगता तो नहीं कि शालू ऐसा करेगी। क्यों नहीं लगता? काले खां ने अपने हर शब्द पर जोर दिया था। जब वही उसे लेकर गायब हुई है तो क्यों नहीं लगता? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उन दोनों ही को। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आधा भरा हुआ ग्लास किसी किसी को आधा खाली भी नजर आता है। मैं इस जुमले का मतलब नहीं समझा। मेरे जुमलों के मतलब जब तक समझ में आते हैं तब तक गाड़ी काफी आगे निकल चुकी होती है। धनपत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राजपाल और सरिता ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। गोरे रंग की सरिता करीब 37 वर्षीय खूबसूरत औरत थी।
उसके व्यक्तित्व से ही धनाढ्यता झलकती थी। अपने नपे तुले जिस्म पर सिफोन की कीमती साड़ी पहने हुए थी, मगर इस वक्त उसका चेहरा और सुर्ख आंखें बता रही थी कि रोते रोते उसका बुरा हाल है। कमरे में प्रविष्ट होते वक्त भी उसने अपनी साड़ी के पल्लू से कपोल और आंखें पोंछी थी। उसे सांत्वना देने की गर्ज से काले खां ने कहा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सरिता जी कि आपको अंकुर को कम से कम जान का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से उसे आप लोगों से कुछ पैसे ऐंठने के मकसद से गायब किया है किसी ने। उसने बस इतना ही कहा। भगवान करे ऐसा ही हो, ख्याल तो मेरा भी यही है, धनपत बोल उठा। पर फिरौती का कोई फोन तो आए। कल शाम से इंतजार करते करते ये वक्त हो गया, सारी रात निकल गई और आज के भी अब 10 बज गए हैं। वो जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। मुझे मालूम है कि आप ऐसा ही करेंगे, काले खां ने उसके सुर से सुर मिलाते हुए कहा। इसीलिए मालूम है क्योंकि आप जैसे धनपति ऐसा ही करते हैं, जबकि मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरिता बोल पड़ी, अंकुर के बगैर हमारे लिए ये धन दौलत किस काम की? आप जैसे धनाढ्य लोगों की इसी कमजोरी को समझते हैं किडनैपर लोग। इसीलिए तो वो पैसे वाले लोगों के बच्चों को किडनैप करते हैं, जबकि आप जैसे लोग अगर इस कमजोरी को एक तरफ रखकर थोड़ी सख्ती से पेश आए तो मंजर बदल सकता है। तुम्हारा कोई बच्चा है? धनपत ने पूछा। 4। अगर कोई उनमें से किसी को किडनैप कर ले तो? फिरौती तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। हाँ, किसी भी तरह किडनैप करने वाले तक पहुंचकर उसे गोली से जरूर उड़ा दूंगा। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, सरिता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमारे अंकुर के बारे में ऐसा मत सोचना। अगर उन्होंने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। काले खां चुप रह गया। वो समझता था कि इस मामले में एक मां से बहस करने का कोई लाभ नहीं है। सरिता ने पूछा, आपको मुझसे क्या पूछना था? क्या शालू आपकी सहेली थी? सरिता ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह बड़े ही कातर अंदाज में धनपत की तरफ देखा था। प्लीज सरिता जी, उनकी तरफ देखकर नहीं, मेरी तरफ देखकर जवाब दीजिए। वो मेरी नहीं, इनकी सहेली थी। ये शब्द सरिता ने बहुत ही तीखे अंदाज में कहे थे। सरिता, तुमने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया, धनपत ने उसे डांटते हुए कहा। आप बीच में नहीं बोलेंगे मिस्टर धनपत। मैं सरिता जी से बात कर रहा हूं और मुझे जवाब भी इन्हीं से चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो काले खां, औरतों को तो काम ही है शक करना, और फिर इन बातों का अंकुर की गुमशुदगी से क्या लेना देना? मुझे लगता है कि उसकी गुमशुदगी का इन्हीं बातों से लेना देना है। सख्ती से कहने के बाद वो सरिता की तरफ मुखातिब हुआ। आपने कहा शालू आपकी नहीं मिस्टर धनपत की सहेली थी, जबकि इनका कहना है कि वो बंगले पर आपसे मिलने आया करती थी। इन्होंने तो अपनी तबीयत नाशाद होने के कारण केवल एक बार उसे बुलाया था। उसके बाद आपकी और उसकी दोस्ती हो गई और वो आपसे मिलने आने लगी। झूठ बोल रहे हैं ये। मैं तो उसका यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं करती थी। ये ही किसी न किसी बहाने से उसे बुला लिया करते थे, फिर वो भी बगैर इनके बुलाए भी अपनी मर्जी से भी आने लगी। बहाना अंकुर था, ये कि उसे अंकुर से प्यार हो गया है। वो अंकुर के लिए चॉकलेट और खिलौने लाने लगी। बच्चे का क्या है, जो रिझाता है उस पर रीझ जाता है, जबकि उसका ये सब करना मुझे जरा भी पसंद नहीं था। मैंने कई बार अंकुर से कहा कि वो उस डायन के खिलौने न लिया करे, मगर वो बड़ी मासूमियत से कहता, क्यों मम्मी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? शालू आंटी तो मुझसे कितना प्यार करती हैं। वो तो बच्चा था, ऊंच नीच की बातों को नहीं समझ सकता था, लेकिन इनकी अकल पर कैसे पत्थर पड़ गए थे। खुद इन्हीं से मैंने कितनी बार कहा कि मुझे अंकुर से उस डायन का इतना घुलना मिलना पसंद नहीं है। हर बार उल्टा इन्होंने मुझे ही डांट दिया, कहते तुम क्यों बेवजह जेलस फील करती हो? अंकुर की माँ तो आखिर तुम ही रहोगी। वो बेचारी यदि अंकुर से प्यार करती है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हमारा अंकुर बच्चा ही इतना प्यारा है कि उस पर किसी को भी प्यार आ जाए। इस बात को लेकर अक्सर ही मेरे और इनके बीच में तकरार होती थी। क्या शक था आपको? वो अंकुर से क्यों घिलमिल रही थी? सरिता ने एक बार फिर कातर दृष्टि धनपत की तरफ डाली, जबकि ऐसा होते ही काले खां ने कहा, उनकी तरफ मत देखिए सरिता जी। अगर आप अपने बेटे को सही सलामत अपनी गोद में देखना चाहती हैं
तो मेरे सवालों का सही सही जवाब दीजिए। उसकी नजर इन पर थी। धनपत दहाड़ा, सरिता! आप चुप रहेंगे मिस्टर धनपत। काले खां गुर्राया और फिर उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर सरिता से बोला, इन पर नजर से क्या मतलब हुआ? वो इन्हें मुझसे छीनना चाहती थी। सरिता तुम! अब अगर आपने एक भी लफ्ज कहा तो मैं आपको इस ड्राइंग रूम से बाहर निकलवा दूंगा मिस्टर धनपत। काले खां का लहजा चेतावनी देने वाला था। यकीन रखें, इस वक्त मुझे आपको आप ही के ड्राइंग रूम से बाहर निकलवा देने का हक है, क्योंकि मैं एक मासूम बच्चे के किडनैपर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और आप उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं अपने बेटे के किडनैपर तक पहुंचने में बाधा डालूंगा? तुम होश में तो हो इंस्पेक्टर? ऐसा आप जानबूझकर नहीं, अनजाने में कर रहे हैं। केवल इस खौफ के कारण कर रहे हैं क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिन्हें आप मेरे सामने नहीं आने देना चाहते। मगर आप बात को समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर धनपत। जो बातें सरिता जी कह रही हैं वो बहुत छोटी हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बेटा गायब है और हमें उस तक पहुंचना है, और वो शायद आपकी पत्नी की शंकाओं के पीछे ही कहीं छुपा है। धनपत उबल जरूर रहा था, मगर कुछ कहते नहीं बन पड़ा, या ये भी कहा जा सकता है कि वो किसी हद तक काले खां से सहमत हो गया था। वो काले खां से जो एक बार फिर सरिता की तरफ पलटकर बोला, सरिता जी, आपके मन में जो है खुलकर कहिए, क्योंकि यकीन मानिए मुझे इन्हीं बातों से अंकुर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आपको क्यों लगता है कि वो आपके पति को आपसे छीनना चाहती थी? वो इनकी तरफ देखती ही ऐसी नजरों से थी। कैसी नजरों से? उन नजरों को बयान नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। खास तौर पर एक औरत उन नजरों को खूब महसूस करती है। क्या आपने कभी इनकी नजरों में भी ऐसा कुछ देखा? नजरों में तो नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता था ये भी उसे पसंद करते हैं। कैसे और क्यों लगता था? इससे पहले भी इनके ऑफिस में कई सेक्रेटरियां रही हैं, घर पर कभी कोई नहीं आई। उसी ने आना शुरू किया था। मैं इनसे पूछती थी कि ये घर क्यों आती है, तो ये कह देते, इसमें क्या हो गया। जब मैंने इनके प्रति उसकी नजरें देखी तो सख्ती से कहा कि वो घर में नहीं आनी चाहिए, बल्कि मैंने तो ये भी कहा कि उसे फौरन नौकरी से निकाल दो। परंतु नौकरी से निकालना तो दूर, इन्होंने उसका घर में आना भी बंद नहीं किया। और जैसा कि पहले भी बता चुकी हूं, मुझे उसका अंकुर से घुलना मिलना पसंद नहीं था। यही उसे बढ़ावा दे रहे थे। बहुत हंस हंस कर बातें करते थे उससे। कहते थे, तुम बेवजह उससे जल रही हो। इन्हीं बातों से लगता था कि ये उसको पसंद करने लगे हैं। मैं अब भी यही कहूंगा, धनपत बोला। मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं था। उसे लेकर तुम्हारे मन में बेवजह असुरक्षा की भावना आ गई थी। ऐसा शायद इसीलिए था क्योंकि वो तुमसे ज्यादा सुंदर और स्मार्ट थी। देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, सुन रहे हैं इनकी बात? सरिता के जबड़े कस गए थे। ये मेरी और उसकी तुलना करने लगे थे। मैं नहीं समझता मिस्टर धनपत कि कोई और औरत आपकी पत्नी से सुंदर हो सकती है। काले खां ने सरिता के दिल में सुलग रही आग में घी डाला। सरिता ने ताना मारा, शादीशुदा औरत को हर औरत अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर लगती है। क्या मुझे उसका कोई फोटो मिलेगा? किसका? शालू का? उसी की बात चल रही है जनाब। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कितनी हसीन है। नहीं, मेरे पास तो उसका कोई फोटो नहीं है। ऑफिस में होगा? वहां भी नहीं है। क्यों? ऑफिस में नौकरी के लिए एप्लीकेशन तो दी होगी, उस पर फोटो होगा। उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। क्या मतलब? ऐसे कैसे नौकरी पर रख लिया आपने उसे? मैंने ऐसा तो कभी नहीं सुना। जब उसने अप्लाई ही नहीं किया तो? वो ठीक उस दिन मेरे ऑफिस में आई थी जिस दिन उससे पहले वाली सेक्रेटरी नौकरी छोड़कर गई थी। आंखों में आंसू थे उसकी। कहने लगी कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, आप जो भी काम देंगे मैं कर लूंगी। मुझे तरस आ गया, और वैसे भी मुझे सेक्रेटरी की जरूरत थी, बस मैंने रख ली। हद हो गई। मैंने ऐसे किसी को नौकरी मिलते नहीं देखा। कम से कम उसके बाद तो एप्लीकेशन ले लेते। उसकी जरूरत ही महसूस नहीं की।
तब तो लगता है वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। काले खां की आवाज में व्यंग आ चुका था। वैसे ये कब की बात है? यानी उसकी ये नायाब नौकरी लगी कब थी? 15 दिन ही तो हुए हैं अभी। केवल 15 दिन? एक बार फिर काले खां को आश्चर्य हुआ था। और 15 दिन में इतने गुल खिल गए? वो तुम्हारे घर में घुस बैठी, तुम्हारी बीवी की ईर्ष्या का कारण बन गई, तुम्हारे बच्चे को पटा लिया, और शायद तुम्हें भी, बल्कि तुम्हें सबसे पहले। साफ साफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए मिस्टर धनपत। भले ही बात उतनी आगे न बढ़ी हो जितनी आपकी पत्नी को लग रही थी, मगर आप उसकी खूबसूरती के जाल में जरूर उलझ गए थे। ऐसा न होता तो उसे बगैर एप्लीकेशन के नौकरी पर नहीं रखते। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपकी जिंदगी में आई ही उस मकसद से थी जो उसने किया। यानी अंकुर को उसी ने गायब किया है? 100%। मैं भी कल शाम से बार बार यही कहे जा रही हूं, मगर ये कह रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने दोनों ही को गायब कर दिया हो। मेरे जहन में भी दोनों संभावनाएं थीं, मगर आप लोगों की बातें सुनने के बाद दिमाग क्लियर हो गया। अंकुर को उसी ने गायब किया है, बल्कि वो यहां आई ही इसीलिए थी। अगर ऐसा है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहली बार धनपत के चेहरे और आंखों में शालू के प्रति नफरत और बदले की भावना नजर आई। मुझे यकीन है कि अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप ऐसा ही करेंगे, मगर अब सवाल ये है कि वो सामने आए कैसे? जिस शख्स ने बगैर एप्लीकेशन के उसे नौकरी पर रख लिया, मुझे नहीं लगता कि उसने उसका एड्रेस भी पूछा होगा। धनपत खाली खाली आंखों से काले खां को देखता रह गया था, जबकि सरिता भड़की सी बोली, जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास उसका एड्रेस है या नहीं? धनपत की गर्दन इनकार में हिली और किसी अपराधी की मानिंद झुक गई। इस वक्त न तो वो काले खां से नजरें मिला पा रहा था, न ही सरिता से। उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हो रहा था। आदमी खूबसूरत औरत से प्रभावित तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा, ये मैंने पहली बार ही देखा। काले खां बड़बड़ाया था, फिर ठंडी सांस खींचकर बोला, खैर, मैं ड्राइवर से मिलना चाहता हूं। ड्राइवर का नाम अखिल था। नाम पूछने के बाद काले खां ने सवाल किया, वो तुम्हें कहाँ मिली थी? 7 बंगला के नाके पर। तुमने उसे देखकर गाड़ी रोकी होगी। नहीं, उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया था। वो पैदल थी या किसी वाहन में? गाड़ी में थी सर। गाड़ी? काले खां चौंका। धनपत से मुखातिब होते हुए पूछा उसने, क्या उसकी हैसियत थी गाड़ी चलाने की? गाड़ी उसे कंपनी से मिली हुई थी। धनपत का लहजा बता रहा था कि वो अपराध बोध से ग्रस्त है। ओह, तो ये मेहरबानी भी की हुई थी आपने उस पर? काले खां ने अपनी पुतलियां गोल गोल घुमाई। एक उड़ती सी नजर उसने सरिता पर डाली, जिसके चेहरे पर धनपत के प्रति हल्की सी घृणा नजर आ रही थी। फिर ड्राइवर की तरफ पलटकर पूछा, क्या वो उसी गाड़ी में थी जो उसे कंपनी से मिली हुई थी? जी हाँ। उसने तुम्हें किस तरह रोका? वो मेरे पीछे से आई थी और फिर साथ साथ चलते हुए मुझे रुकने का इशारा करने लगी। मैं उलझन में था कि गाड़ी रोकूं या नहीं कि अंकुर बाबा ने उन्हें देख लिया और वो रुकने के लिए कहने लगे, और तुमने गाड़ी रोक दी? रोकनी पड़ी सर। फिर? मुझसे थोड़ा आगे निकालकर उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोक दी और उससे निकलकर मेरी तरफ आने लगी। इधर उन्हें देखकर अंकुर बाबा गाड़ी से कूदने को तैयार थे। नजदीक पहुंचते ही उन्होंने बाबा को चॉकलेट दी, जिसे उन्होंने फौरन ले लिया। फिर वो बाबा से बोली, कल तो छुट्टी है ना? बाबा बोले, संडे की तो हमेशा छुट्टी रहती है। तब शालू मेम साहब ने कहा, तो क्यों ना कुछ देर जुहू बीच की सैर की जाए, भेलपुरी खाएंगे, वहां ऊंट की सवारी करेंगे। अंकुर बाबा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। वो फौरन तैयार हो गए और ऐसे तैयार हुए कि मेरे लाख मना करने के बावजूद नहीं माने। तुम मना क्यों कर रहे थे? साहब और मेम साहब का ऑर्डर जो था कि बाबा को स्कूल लाते ले जाते वक्त गाड़ी में कहीं नहीं रुकना है। बाबा को घर से सीधे स्कूल और स्कूल से सीधे घर लाना है। कहने के साथ ही उसने सरिता और धनपत की तरफ देखा था। फिर भी तुमने उसे शालू के साथ जाने दिया। क्या करता सर? जितनी कोशिश कर सकता था की।
एक तरफ मेम साहब ऑर्डर देने वाले अंदाज में बात कर रही थी, दूसरी तरफ अंकुर बाबा जिद पकड़ गए थे। अंत में जब मुझे लगा कि वो नहीं मानेंगे तो मैंने तो ये भी कहा कि अच्छा चलो मैं भी जुहू बीच चलता हूँ, मगर मेम साहब ने डांट दिया। कहने लगी, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, 1 मिनट में नौकरी से छुट्टी करा सकती हूँ तुम्हारी। मैं डर गया क्योंकि वो सचमुच ऐसा करा सकती थी। फिर भी मैंने कहा, अच्छा घर पर फ़ोन ही कर दीजिए। वो बोली, तुम जाओ, मैं फ़ोन कर दूंगी। मेरे पास लौट आने के अलावा और कोई चारा नहीं था सर। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। वहां से तुम सीधे घर आ गए? जी हाँ। यहाँ कौन मिला? मेम साहब मिली थी। उसने सरिता की तरफ देखा। जब मैंने इन्हें वो सब कुछ बताया जो हुआ था तो इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा। कहने लगी, जब तुमसे कहकर रखा है कि स्कूल से सीधे आना है तो तुमने अंकुर को उस डायन के साथ क्यों जाने दिया? मैंने वही सब बताया जो अभी अभी आपको बताया है। इनका गुस्सा कम नहीं हुआ। फौरन ऑफिस का फ़ोन मिलाया, साहब से बात की, जो हुआ था वो बताया, मगर साहब ने कहा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, शालू के साथ जूहू ही तो गया है, वैसे भी कल उसकी छुट्टी है, करने दो थोड़ी मौज मस्ती। ये सब सुनकर मेम साहब ने फ़ोन पटक दिया था। सरिता जी के फ़ोन के बाद आपने कुछ किया? काले खां ने धनपत से पूछा। मैंने फौरन शालू का मोबाइल मिलाया, मगर स्विच ऑफ जा रहा था। सोचा मौज मस्ती में खलल न पड़े, इसीलिए शायद बंद कर दिया होगा। कुछ देर बाद मिलाने के बारे में सोचकर काम में लग गया और फिर बिजी हो गया तो भूल ही गया। 2 घंटे बाद जब होश आया तब दोबारा सरिता का फ़ोन आया। इसने बताया कि अंकुर और शालू अभी तक नहीं आए हैं और शालू का फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तब मुझे भी थोड़ी चिंता हुई और मैं बार बार शालू का नंबर ट्राई करने लगा। इस तरह शाम होते होते मुझे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। इसके बावजूद आपने पुलिस को सुबह खबर की। ये तो अभी कहाँ कर रहे थे, मैं ही अड़ गई तो इन्होंने थाने फ़ोन किया। मैं ये सोचकर फ़ोन नहीं कर रहा था सर कि कहीं बात बिगड़ न जाए। क्या बात बिगड़ने का खतरा था आपको? मेरा ख्याल था कि किसी ने अंकुर को किडनैप कर लिया है और ऐसा किसी ने फिरौती के खातिर ही किया होगा, क्योंकि वैसे तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है। सोचा था अगर फिरौती का फ़ोन आएगा तो जो मांगा जाएगा चुपचाप देकर अपने अंकुर को वापस ले आऊँगा। पुलिस को खबर की और ये खबर किडनैपर को लग गई तो अंकुर की जान को खतरा हो सकता है। काले खां कुछ देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद बोला, वैसे तो तुम लगातार नादानियां ही और बेवकूफियां करते रहे हो मिस्टर धनपत, और उन्हीं की वजह से एक लड़की अंकुर को ले उड़ी। मगर फिलहाल मुझे घबराने वाली कोई बात नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरा ख्याल भी यही है कि अंकुर को फिरौती के लिए ही किडनैप किया गया है। आपके पास धन ही इतना है, देर सवेर किडनैपर का फ़ोन ज़रूर आएगा। उम्मीद करता हूँ जब ऐसा कोई फ़ोन आए तो आप एक बार फिर कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। मतलब? चुपचाप फिरौती देकर छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे उसे, बल्कि मुझे सूचित करेंगे। मैं इतना गधा नहीं हूं कि वैसा कोई स्टेप उठाऊं जिससे एक मासूम की जान को खतरा हो। धनपत ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। शालू का नंबर दो ताकि मैं उसे सर्विलांस पर लगवा सकूं। शालू का नंबर देने के लिए धनपत ने जेब से मोबाइल निकाला ही था कि एक सिपाही ने अंदर आकर सूचना दी, सर, कोई अंगद नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। काले खां ने पूछा, मुझसे या धनपत से? इनसे। सिपाही ने धनपत की तरफ इशारा किया। काले खां ने धनपत से पूछा, क्या आप इस नाम के किसी आदमी को जानते हैं? नहीं। कुछ देर ड्राइंग रूम में खामोशी छा गई। फिर काले खां ने बस इतना कहा, भेजो। जो शख्स ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ उसे देखते ही काले खां का माथा ठनक गया था। अनुभवी आंखें गोल हो गई थीं। आगंतुक की आंखों पर चौड़े फ्रेम का काला चश्मा था, काले सफेद खिचड़ी बालों की थोड़ी घनी मूछें और वैसी ही दाढ़ी। बाएं गाल पर एक मस्ता था और नाक थोड़ी फैली हुई थी। दरअसल उसका ये हुलिया ही काले खां के माथे की ठनक का कारण था और बार बार उसे ये भी लग रहा था कि इस शख्स को मैंने कहीं देखा है, मगर दिमाग पर काफी जोर डालने के बावजूद याद नहीं आया कि कहाँ। परंतु जाने क्या सोचकर उसने अपने माथे की ठनक का इजहार नहीं किया, बल्कि ध्यान से अंगद को देखा।
वो असमंजस में फंसा ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन हवाइयों को देखकर काले खां एक बार फिर चौंका। उसके आगमन की सूचना के साथ ही कमरे में मौजूद राजपाल, काले खां, सरिता और धनपत के दिमागों में ये संभावना बनी थी कि शायद आने वाला अंकुर के बारे में कोई खबर लाया हो। मगर हैरत और खौफ की ज्यादती के जो भाव उसके चेहरे पर थे, उन्होंने काले खां को ये बता दिया कि अंगद इस समय बुरी तरह डरा हुआ और असमंजस में है। लेकिन शायद धनपत इस बात को ताड़ न सका। तभी तो उसने 2 सवाल एक साथ किए। कौन हो तुम? क्या तुम हमारे अंकुर के बारे में कुछ जानते हो? वो जवाब न दे सका। जवाब क्यों नहीं देते? धनपत ने कहा। अंगद ने उसकी बात पर ध्यान न देकर इंस्पेक्टर काले खां की तरफ देखते हुए कहा था, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मुझसे? काले खां ने काले चश्मे के बावजूद उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। सिपाही ने तो बताया था कि तुम मिस्टर धनपत से मिलने आए हो। मिलने तो इन्हीं से आया था, लेकिन अब सोच रहा हूं कि जो बातें इनसे करने आया था वो इनसे नहीं, आपसे करनी चाहिए। ऐसी क्या बातें हैं? क्या आप कुछ देर मुझसे अकेले में बात कर सकते हैं? जो बात करनी है सबके सामने करो। सस्पेंस की ज्यादती के कारण धनपत उद्वेलित सा हो गया था। सॉरी, मैं वो बातें आपको नहीं बता सकता। इंस्पेक्टर साहब मुनासिब समझेंगे तो बता देंगे। देखो मिस्टर अंगद, सरिता बुरी तरह बेचैन नजर आने लगी थी। हम अपने अंकुर के बारे में कोई भी खबर सुनने के लिए तैयार हैं। जो कहना है प्लीज हमारे सामने ही कह दो। मेरा दिल ऐसा करने की गवाही नहीं दे रहा। धनपत और सरिता ने उससे खूब कहा, हर तरह से कहा, मगर अंगद उनके सामने कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ और इसी कारण वो सस्पेंस के घोर चक्रवात में फंसते चले गए। बेचैनी बढ़ती चली गई। इतना तो वो समझ ही चुके थे कि वो अंकुर के बारे में ही कुछ कहना चाहता है, मगर क्या? ऐसा क्या है जिसे वो उनके सामने नहीं कह पा रहा? कहीं उसके पास कोई बुरी खबर तो नहीं है? ये सोचकर उनका दिल बैठने लगा। जब अति हो गई तो काले खां ने धनपत और सरिता से कहा, अगर ये चाहता है तो आप लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं। जो भी ये कहेगा मैं आपको बता दूंगा। मजबूरन धनपत और सरिता को ड्राइंग रूम से बाहर जाना पड़ा, मगर जाते जाते भी वो सस्पेंस भरी जिज्ञासु नजरों से अंगद को देखते चले गए थे। उनके जाते ही काले खां के तेवर बदल गए। बहुत ही तीखी नजरों से अंगद को देखते हुए उसने कड़क लहजे में कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक ठीक बताओ कि कौन हो। मतलब? अंगद उसके बदले हुए तेवर के कारण चौंका। मतलब ये प्यारे लाल कि सबसे पहले अपना ये चश्मा, मूछ, दाढ़ी, मस्सा और नथुनों के अंदर से स्प्रिंग निकालो और मुझे अपनी असली शक्ल दिखाओ। कहते हुए जब काले खां ने हॉलिस्टर से निकालकर अपना रिवॉल्वर हाथ में लिया तो न केवल अंगद बल्कि राजपाल भी हक्का पक्का रह गया। अंगद के मुंह से केवल यही एक शब्द निकला, जी। इंस्पेक्टर काले खां की काली आंखों को धोखा देना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारे यहां कदम रखते ही ताड़ गया था कि ये सब प्रपंच तुमने अपनी असली सूरत छुपाने के लिए रच रखा है, मगर धनपत और सरिता के कारण पुग्गा बना रहा। ये तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि तुमने ये प्रपंच क्यों रचा। फिलहाल अपनी असली शक्ल दिखाओ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारी शक्ल मैंने कहीं देखी है। राजपाल के चेहरे पर अपने इंस्पेक्टर के लिए प्रशंसा के भाव थे, जबकि अंगद ने खामोशी से काले खां के हुक्म का पालन किया। उसकी असली सूरत सामने आते ही राजपाल खुशी से उछल पड़ा था। इमरान हाशमी! हमसे मिलने खुद इमरान हाशमी आया है सर। धन्य हो गए हम, भाग्य खुल गए सर हमारे। अंगद ने गंभीर लहजे में कहा, मैं इमरान हाशमी नहीं हूं। राजपाल बोला, क्यों मजाक कर रहे हो साहब जी? मैं उनका डुप्लीकेट हूं। अंगद राजपाल की बात पर ध्यान दिए बगैर कहता चला गया, इस सूरत के कारण ही उनकी फिल्मों में एक्शन सीन आदि मिल जाते हैं, जिन्हें मैं कर लेता हूं। राजपाल ने एक बार फिर कहा, हद हो गई यार, तुम्हारी सूरत तो इमरान हाशमी से 90% मिलती है। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगा। उस वक्त मेरे दिमाग में इमरान ही आया होगा। काले खां बोला। अंगद ने केवल इतना कहा, जी। भेष क्यों बदला था? उसने बताया,
सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर इमरान हाशमी समझकर लोग मेरे चारों तरफ भीड़ लगा देते हैं। उसी से बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तेरी स्टोरी तो बड़ी जानदार निकली यार, कहने के साथ ही उन्होंने रिवॉल्वर वापस रख लिया। अंगद खामोश रहा। बहुत देर बाद मौका मिला है। इन शब्दों के साथ काले खां ने जेब से पैकेट निकाला, एक सिगरेट काले होठों पर लटकाकर सुलगाई, कश लिया, उसका पिछला सिरा दाएं हाथ की मुट्ठी में कैद किया, आदतानुसार चुटकी बजाई और बोला, सबसे पहले ये बताओ मिस्टर अंगद कि तुम कौन से खेत की मूली हो? दादर की। यहां क्यों आए हो? आया तो था। कुछ कहता कहता वो खुद ही रुक गया, फिर बोला, समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं। कहीं से भी शुरू कर दो प्यारे। इस वक्त तुम्हारे सामने ऐसा जानवर खड़ा है जिसकी खोपड़ी में चारों तरफ से कही हुई बात अच्छी तरह घुस जाती है। अंगद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बगैर कुछ कहे ही बंद कर लिया। काले खां बोला, प्यारे लाल, क्यों सस्पेंस की ज्यादती के कारण हमारा दिमाग फाड़ने पर आमादा हो? मैं कोई सस्पेंस नहीं बना रहा। झूठ बोल रहे हो। सस्पेंस तो तुमने कमरे में आते ही बनाना शुरू कर दिया था। यूं घुसे थे यहां जैसे शेर की मान में घुस रहे हो। पता लगा धनपत से मिलने आए थे। फिर कहने लगे, जो कहना है धनपत से नहीं मुझसे कहोगे। वो बेचारे दोनों सस्पेंस में फंसे यहां से निकले हैं और अब तुम हमें अपने सस्पेंस के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं भला किसी को किस सस्पेंस में फंसाऊंगा? यहां आकर तो मैं खुद ही ऐसे सस्पेंस में फंस गया हूं जिसका कोई ओर छोर नजर नहीं आ रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि... हाँ बोलो भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा? रात मैंने एक सपना देखा। देखो, तुम्हारे सपने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि अंकुर के बारे में तुम क्या बता सकते हो। मैं उसी बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस कोशिश को पूरी करो ना यार। अंगद ने एक झटके से कह दिया, सपने में मैंने अंकुर को मरते हुए देखा है। क्या? काले खां जैसा शख्स हकला गया। रात के करीब 2 बजे की बात है। उस सपने को देखकर मैं बुरी तरह डरकर चौंक गया था। सुबह होते ही मैं फिल्म सिटी पहुंचा। वहां क्यों? सर, वहां एक थी डायन नाम की फिल्म की शूटिंग चल रही है। उस फिल्म से तुम्हारे सपने का क्या ताल्लुक? उसमें अंकुर एक रोल कर रहा है। अंकुर मतलब ये धनपत का लड़का? जी हाँ। वो एक्टर भी है? नहीं, प्रोफेशनल एक्टर नहीं है। एकता कपूर ने उस वक्त उसे उसके स्कूल के फंक्शन में एक रोल प्ले करते देख लिया था, जब वो यहाँ चीफ गेस्ट की हैसियत से गई थी। उसकी एक्टिंग उन्हें पसंद आई। धनपत से मिलकर एक थी डायन में रोल का ऑफर दिया। शुरू में धनपत जी तैयार नहीं थे, लेकिन जब एकता जी ने यकीन दिलाया कि अंकुर की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो एकता जी जैसी हस्ती को इनकार न कर सके। आगे? आज मैं एक थी डायन के सेट पर अंकुर से मिलने ही गया था, क्योंकि न तो मुझे उसका ओरिजिनल नाम पता था, न ही एड्रेस। बस एक आध बार शूटिंग पर ही मिले थे और उस वक्त इतनी बातें नहीं होती। आज अंकुर की शूटिंग नहीं थी, इसीलिए वो वहां नहीं मिला। मैंने कन्नन जी से उसके बारे में पूछा तो... कन्नन कौन? एक थी डायन के डायरेक्टर हैं। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने अंकुर का नाम और पता बताया। और तुम यहां आ गए? जी। तुम बता रहे थे कि सपने को देखकर तुम बुरी तरह डर गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा एक डायन ने अपने मर चुके प्रेमी को जिंदा करने के लिए अंकुर की बलि दे दी। किसने बलि दे दी? डायन ने अपने प्रेमी के कंकाल को अंकुर का खून पिलाया है। क्या बकवास है! काले खां ने बुरा सा मुंह बनाया। ये बकवास नहीं है इंस्पेक्टर, ठोस हकीकत है। अंगद ने अपने एक एक शब्द को जमाते हुए कहा था। यहां आने से पहले मैंने भी यही सोचा था कि सपने सपने होते हैं, वो हकीकत नहीं हो सकते। मगर यहां आने पर जब पता चला कि अंकुर कल दोपहर से गायब है, तो मुझे लगा कि जो कुछ मैंने सपने में देखा है वो सच हो गया है। हालांकि मैं अभी दुआ करता हूं कि वो सब ना हुआ हो जो मैंने देखा है। फिर भी ये सोच सोच कर मेरे होश उड़े हुए हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? अंकुर के बारे में मैंने ऐसा सपना कैसे देखा? कौन सी दुनिया के हो भाई? जी? इसी दुनिया में रहते हो ना?
जी हाँ, लेकिन भूत प्रेत जिन्न जिन्नात चुड़ैल डायने और शैतान इस दुनिया में नहीं रहते। मैं भी यही मानता हूं, मगर ये पानी वाला जानवर बीच में कहां से आ गया? मुझे ऐसा सपना क्यों दिखा? दिख गया यार, सपनों पर किसका वश चलता है? किसी को भी कोई भी सपना दिख सकता है। इस बारे में सोचकर मत्था खाने की जरूरत नहीं है। एकाएक राजपाल ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता सर। तुझे क्या लगता है? सोचने वाली बात है सर। इसे उस लड़के से कनेक्टेड सपना ही क्यों चमका जो कल दोपहर से गायब है? क्यों चमका? तू बता दे। इस किस्म के सवालों के जवाब इतनी आसानी से नहीं मिला करते सर। कहते वक्त राजपाल की आंखें गोल हो गई थी। काले खां ने उसे डांटा, तू चुप कर। अंगद बोला, मैं भी यही कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर, कि क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि उधर मुझे वो सपना चमकता है और इधर अंकुर किडनैप किया जा चुका है। तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि अंकुर को किसी डायन ने किडनैप करके उसकी बलि चढ़ा दी है। यकीन तो नहीं होता ऐसी किसी बात पर, मगर फिर पानी वाला जानवर? क्या अंकुर के गायब होने और मेरे सपने को कुछ भी नहीं कहकर उड़ाया जा सकता है? तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम की बात हो तो करो यार। अच्छा ही हुआ जो तुमने ये सब धनपत और सरिता के सामने नहीं कहा। उन बेचारों के तो छक्के ही छूट जाते, बल्कि मैं तो कहता हूं यहीं खड़े खड़े प्राण निकल जाते दोनों के। राजपाल फिर बोला, एक सलाह दूं सर? तू अपनी सलाह की पुड़िया बनाकर जेब में ठूंस ले। काले खां ने इतनी बुरी तरह डांटा कि वो सहम कर चुप हो गया। और तुम सुनो मिस्टर अंगद, काले खां ने निर्णायक और तीखे लहजे में कहा, ये बकवास मेरे सामने की सो की, धनपत और सरिता के सामने बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हारे ऐसा करने से उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें उनकी हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लूंगा, और मेरे द्वारा गिरफ्तार किया गया मुजरिम फांसी के फंदे से पहले नहीं रुकता। पर सर, राजपाल पुनः बोला, वो पूछेंगे जरूर कि बंद कमरे में इसने हमसे क्या कहा। हम क्या जवाब देंगे सर? काले खां के लिहाज से ये सवाल सोचने वाला था, इसीलिए उसने सिगरेट वाली मुट्ठी मुंह से लगाई, सुट्टा लिया और जोर से चुटकी बजाने के बाद बोला, सोच लिया। क्या सोचा? आओ। कहने के बाद उसने सिगरेट फर्श पर डालकर जूते से कुचली और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर फिर ठिठका और अंगद से बोला, बाहर निकलने से पहले आंखों पर ऐनक चढ़ा लो, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ चिपका लो। जी। काले खां ये कहकर बाहर जा चुका था। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए डायन का भाग 2।